ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अधिवेशन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को मात देनी है, प्लानिंग क्या कुछ तैयार की गई है और आने वाले समय में न सिर्फ प्रशासनिक चुनौतियां कितनी है बल्कि एक आम जनता के तौर पर, प्रदेश और देश के नागरिक होने के तौर पर हमारी जिम्मेदारियां क्या कुछ बनती हैं और तमाम तरीके से जो सहयोग यहां पर मांगा जा रहा है क्या उसमें हम अपना सहयोग दर्ज करवा रहे हैं। बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार आपको। आशा जी, मैं शुरुआत इसी के साथ करना चाहूंगी क्योंकि मैं समझती हूं गाजियाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चुनौतियां बहुत ज्यादा रही होंगी क्योंकि दिल्ली एनसीआर से लगता ये क्षेत्र है। दिल्ली जो कि लगातार हॉटस्पॉट बनी हुई थी, ऐसे में गाजियाबाद में उस समय परिस्थितियां क्या थी, किस तरीके से नगर निगम ने उन चुनौतियों को पार किया? बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। आज आपके चैनल ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ी है जी। और आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ सटा हुआ गाजियाबाद है और गाजियाबाद में उन दिनों एक ऐसी विशेष चुनौतियों का हम लोगों ने सामना किया जब चारों तरफ इस वैश्विक महामारी से त्राही त्राही मच रही थी। लोग बेड के लिए परेशान थे, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान थे, लोग विभिन्न तरीके से हॉस्पिटलाइज के लिए परेशान थे। तो पूरी वातावरण ऐसे हो गया था, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन यकायक हम लोगों ने इसको सोचा। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी के उनका नेतृत्व का, उनकी दिशा का, उनकी सूझबूझ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने काफी हद तक भयानक परिस्थिति को वश में करके विजय प्राप्त की। जी। और एक दूसरा बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरे पास पूरी रात उन दिनों फोन आते थे, बिल्कुल, कि कहीं कंटेनर नहीं मिल रहा, कहीं कोई और प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन शासन के सहायक के रूप में नगर निगम को छांटा गया, नगर कृत करा, हमें शासन के साथ संबद्ध किया कि आप जाकर ऑक्सीजन की पूरी निगरानी करें, आप जाकर हॉस्पिटल में जाइए। मैं और स्वयं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। परिस्थिति में जब अपने लोग भी पेशेंट को देखते नहीं थे जी, तब हम लोगों ने जाकर वो समिति को अपने साथ लेके, प्रशासनिक अपने स्वास्थ्य अधिकारियों को साथ लेके ऑक्सीजन सिलेंडर के प्लांट के लिए जाके हमने रात रात भर देखा। तो आपको यकीन आएगा कि जो चुरमुर व्यवस्था थी, ठप्प व्यवस्था थी, वो विदिन 4 या 5 दिन में पूरी संचालित हो गई। 5 जोनों को विभाजित कर गाजियाबाद को हर जोन में हमने एक टेम्पररी ऑक्सीजन सेंटर बनाया और एक कॉल नंबर दिया। हमने एक हेल्प डेस्क बनाई नगर निगम में और खुलेआम टोल फ्री नंबर दिया। पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमने हर तरह के माध्यम से दिया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आके हमसे संपर्क करें। दूसरी बात, मैं कभी विरोध किसी का नहीं करती क्योंकि गाजियाबाद और दिल्ली सटा हुआ है जी। हमारे बहुत लोग दिल्ली बिजनेस करने जाते हैं, दिल्ली वाले गाजियाबाद से आते हैं। ऐसी सर्विस का है। उन दिनों जब हमने जाके चेक करा तो रंजना जी आपको महसूस होगा, मैं बताना चाहूंगी कि 50% दिल्ली के लोग गाजियाबाद से बेड में एडमिट थे। बिल्कुल, बिल्कुल आशा जी, उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है कि राजधानी दिल्ली के बेहद करीब होना क्या एक एडवांटेज रहा या फिर डिसएडवांटेज रहा? क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके के हालात हमने देखे वो भयावह रहे। बड़ी तादाद में मरीज गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों का रुख करने लगे और वहां पर भी जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं कि मेडिकल असुविधाओं का आलम रहा कुछ समय तक के लिए, कम से कम, जहां पर कभी ऑक्सीजन की कमी रही, कभी वेंटिलेटर्स की, कभी अस्पतालों में बेड्स ही उपलब्ध नहीं हुए। उन परिस्थितियों में मोर्चा कैसे आपने संभाला और किस तरीके से जो ऑफ ट्रैक होती हुई चीजें मिल रही थी उन्हें ट्रैक पर आप लेकर आई? क्योंकि वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती, जहां पर गाजियाबाद की जनता को भी आपको सर्व करना है और दिल्ली से आ रहे लोगों के लिए भी आपको बंदोबस्त करना था। आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपकी बात से संबद्ध हूँ। बहुत बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन कहते हैं कि चुनौतियों में भी सूझबूझ से आप काम ले तो विजय हम प्राप्त कर जाते हैं जी। मैं 100 वार्ड है मेरे गाजियाबाद में, बड़ा क्षेत्र है। मेरे वार्ड के पार्षद,
मेरी निगरान, हर वार्ड में हमने दोनों निगरानी समिति बनाई है। उनके मुखिया भी पार्षद हैं, सोशल समाज के लोग हैं, बहुत रिटायर्ड डॉक्टर हैं। इस फैसला से हमारी समिति में उन्होंने अपने आप को हमें कहा कि हम काम करेंगे। हमारे नगर निगम के अधिकारी 2-3 दिन हमें फेस करनी पड़ी, लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि हम उस टाइम ये नहीं सोच रहे थे कि हमारा जो पेशेंट है ये दिल्ली का है, मेरठ का है या फरीदाबाद का है। एक दृढ़ संकल्प लेकर हम चल रहे थे। वो दृढ़ संकल्प था कि जो भी आया है उसको हमें बचाना है, और भगवान ने हमारा साथ दिया। फिर हमने वहां करा के धीरे धीरे व्यवस्था कराई, विभिन्न हॉस्पिटल खोले, 10 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने लगाए, बड़े बड़े कंसोलेशन वार्ड हमने, जो हमारे संघ के स्कूल थे, सरस्वती शिशु मंदिर, उनको हमने आइसोलेटेड बेड करके वहां ऑक्सीजन कंटेनर दिए, हमने वहां ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए, और बहुत लोगों को बहुत जल्दी हमने जो विषम परिस्थिति थी जी उसको काबू किया। कुछ समझिए कि प्रभु की इच्छा, कुछ मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ, कुछ प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, और सबसे बड़ी बात हमारी जनता का हमारे साथ आशीर्वाद था। हम सब लोगों ने मिलकर वो भयावह स्थिति को काबू किया। बिल्कुल आशा जी, जैसा कि जिक्र आप कर रही हैं कि सबका सहयोग बेहद जरूरी होता है, और वो कहते हैं कि जब हम खुद अपना सहयोग करने लगते हैं, जब खुद हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, तो भगवान भी आगे की तमाम चुनौतियों को पार करवाते चला जाता है। और वैसा ही कुछ नजारा गाजियाबाद में भी देखने को मिला, जहां पर बदहाल अवस्था जो हमने देखी वहां से निकलकर आज की परिस्थिति में है, जहां पर सुधार एक बड़े स्तर पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाल ही में अभी कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों के मेयरों से संवाद कर रहे थे, बहुत ही अच्छी बात और खूबसूरत बात उन्होंने कही कि कोरोना महामारी तो बहुत बड़ी जंग है ही, लेकिन उसके साथ जो छोटी लड़ाइयां हम पिछले कई सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं उनको भी हमें नहीं भूलना होगा। मैं जिक्र कर रही हूं जो मौसमी बीमारियां होती हैं, मॉनसून का सीजन आने वाला है, जुलाई से लेकर अक्टूबर के जो महीने एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, और इन सब के बीच कोरोना की तीसरी लहर अपने आप में डराने वाली, उसको लेकर तैयारियां क्या कुछ की जा रही है, सफाई के लिहाज से, स्वच्छता के लिहाज से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से? जी देखिए, मैं भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय महामहिम जी की उस वीसी में बैठी थी जी, और मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगी कि पिछले 1 साल से नॉट ए सिंगल वन डे हमने ड्रॉप नहीं किया। हमने लगातार स्वच्छता को पूरे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चिकनगुनिया है, आपका डेंगू है, आपका मलेरिया है, ये मुंह पथारे पड़े हैं। जब बड़ी गाड़ी अगर कोई आ गई गाड़ी रोड पर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि छोटी गाड़ियां लुप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, कोरोना जैसी अगर भयानक वायरस आ गया है तो छोटी गाड़ियां भी कहीं ना कहीं, छोटे वायरस भी चलेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरी तरह से हमने प्लानिंग कर ली थी। हमारे गाजियाबाद में 512 नाले हैं, छोटे बड़े मिलाकर। सारे नालों की सफाई हमारे नगर आयुक्त जी बड़े मेहनती हैं, उनकी टीम मेहनती है, पार्षद लोग हमारे पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज द वर्क ऑफ टीम वर्क, नॉट आई। मेरे से कुछ नहीं होगा, हम होंगे। जब हम बनेंगे तब हम उस काम को करेंगे। हमने शिल्टिंग पूरी नालों से हटाई। परसों यहाँ पे माननीय मंत्री जी सुरेश खन्ना जी आए थे, वो गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई कि नाले इतने बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे नालियों की सफाई करी जा रही है। हमने बताया नहीं, वो लखनऊ मेल से आए थे तो उन्होंने सारे रास्ते चेक करा, तो वो हमने 3 महीने पहले नालों की शिल्टिंग उठानी शुरू कर दी थी। सैनिटाइजर हम लोग 2 टाइम करा रहे हैं, मॉर्निंग हम सैनिटाइजर कराते हैं, इवनिंग फॉगिंग कराते हैं। इसी तरह से जो आप सफाई और स्वच्छता कह रही है, हम 2020 में भी स्वच्छता में बहुत आगे पहुंच गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से इनाम ले चुके हैं, और आज भी हमने इस चीज को पूरा, क्योंकि बरसाती मौसम है और विभिन्न वायरस पड़े खड़े, उसको देखते हुए केवल सफाई ही नहीं, सफाई के साथ साथ हमने जल निकासी कैसे निकासी होगी, कैसे हमारा जो शहर का 1500 मीट्रिक टन हमारे शहर में कूड़ा होता है रंजना जी, उसके लिए हमने पहले से हमारा जोन वाइज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारी वो चल रही है। बहुत बड़ा हमने 2 स्तर पर, और आपको बताऊंगी, आपको खुशी भी होगी कि हम उसमें से कंपोस्ट भी बना रहे हैं, और हम उसको जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है उसको सेल आउट करके वहीं से वेंडर से उसका खर्चा भी निकाल रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर ज़िक्र आप कर रही हैं सहयोग का, मैं भी समझती हूँ कि आपने अपनी टीम के साथ, राज्य सरकार के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ तालमेल का जो समायोजन यहाँ पर दिखाया है, और यही वजह है कि कोरोना वायरस को अब उल्टे पाँव लौटते हुए देखा जा रहा है। गाज़ियाबाद एक बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचा है और उम्मीद यही है कि यहाँ से तमाम गाज़ियाबाद के जो वासी हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें और सेफ रहें। लेकिन एक समस्या ये भी है कि हम बीमारी से तो बाहर निकल आएंगे, हम वैक्सीन भी लगवा लेंगे, संक्रमण से भी अपने आप को बचाव को लेकर एक शील्ड अपने आगे तैयार कर लेंगे, लेकिन जो आर्थिक तौर पर लोगों को समस्या हुई है, लॉकडाउन की मैम मैं बात कर रही हूं, खासतौर पर नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा होने के चलते बड़ी तादाद में, चूंकि आप भी जिक्र कर रही थी कि लोग रोजगार के लिए यहां पर आते हैं, जो छोटे रोजगारों से जुड़े हुए हैं, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, छोटे दुकानदार हैं, अब उनकी जिंदगियां जो ऑफ ट्रैक हो चुकी हैं उसे ट्रैक पर लाने के लिए क्या कुछ नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है, ताकि बीमारी से तो वो बचे ही लेकिन बेरोजगारी की चपेट में भी ना आए, भूखमरी से भी ना मरे? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार वो जो डेली कमाना और डेली खाना, बिल्कुल उन्हीं लोगों को होता है, क्योंकि उनकी कोई लगी बधी इनकम नहीं होती। मॉर्निंग जाएंगे तो इवनिंग आके खाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उनकी स्वास्थ्य को पहले उनकी जान बचाएंगे, तभी तो वो ठेली लगाएंगे। ये उद्देश्य लेके हम लोग चले थे और उसमें हमने कामयाबी करी। और नगर निगम में हमने लगभग 18,000 गोल्डन कार्ड ऐसे बनाए हैं। रंजना जी, मैं आपको एक एंकर की हैसियत से नहीं देख रही, मैं आपको अपनी एक दोस्त की हैसियत से देख रही हूँ। कभी मौका मिले तो एक बार तो आओ मेरे शहर में, कभी आके देखो। हमने वो छोटे रेली पटरे वालों के लिए एक छोटे कॉस्ट बनाए हैं जी, और उन लोगों को उसको उपलब्ध कराएंगे। और जो हमारी मुख्यमंत्री की योजना है उसके तहत हमने उनको 10 लाख लोन के लिए आवंटन भी हुआ है। और पूरी कोशिश है कि मेरे शहर में कोई भी रोजी रोटी से पूरा, देखिए पूरा विश्व, केवल देश नहीं, बड़े बड़े अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े शहर जो पूरे विकसित शहर माने जाते थे, वो भी आज कहीं ना कहीं इस कगार पर है कि उनकी भी आज थोड़ी सी ये रेट डाउन हुआ है। तो मेरा तो गाजियाबाद है, भारतवर्ष का है, लेकिन फिर भी इसको हम पूरी तरह से, जो हमारी गाइडलाइन है वो हम पूरा करेंगे। मैं अपने स्वच्छ कर्मियों को, पहली बात तो मैं आपको बड़े स्वेच्छा से बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई स्वच्छता के हमारे जो कर्मी थे, लेकिन उसके बावजूद कि उनके परिवार का भरण पोषण करने की हमने जिम्मेदारी ली है, उसको खूबी से करेंगे। और जो भी शहर में हमारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी रोजी रोटी चरमरा गई है, उनको लोन के माध्यम से उनको कहते हैं ना, पुनर्वासित करने, दोबारा उनको, जैसे वो विस्थापित हो गए हैं, दोबारा उनको स्थापित करने के लिए छोटी छोटी दुकानें, पहिए वाली छोटी छोटी रेड़ियां हम लोग ऐसे उपलब्ध कराएंगे। और कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी, अब आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सब्जेक्ट से अलग है, मास्क हम लोगों ने बांटे। आपको विश्वास करो रंजना जी, मैंने उन महिलाओं से मलिन बस्तियों में जाके मास्क बनवाए हैं जिनकी रोजी रोटी कोरोना ने छीन ली थी। और जब वो मास्क मैंने उनसे बल्क में लिए, दे आर वेरी हैप्पी, वो इतनी खुश थी कि चलिए हमने ज्यादा नहीं तो किसी के मुंह का निवाला, अगर इस बीमारी ने छीना है तो हमने आधा निवाला उसके मुंह में डाल दिया। ये सोच के बड़ी तसल्ली हुई। इसी तरह से हम समूह बना रहे हैं, जो हमारी पार्षद बहनें हैं उनको समूह बना रहे हैं कि आप अपनी तरह से करिए। ऐसी बहनें कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ एकदम, मैं अनपढ़ नहीं कहूंगी क्योंकि अनपढ़ बहनें जो होती है वो पढ़ी लिखों से ज्यादा होती है। बड़ी ऐसी हमारी जो बहनें हैं उनको साथ लेके उनकी विभिन्न तरीके से हम लोग आर्थिक मदद करें। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सारे लोगों की मुहिम है, सारे लोगों का लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल आशा जी, बेहद खूबसूरत ये पूरी मुहिम है, जहां पर एक तीर से दो निशाने वाली बात है कि मास्क की बल्क में आवश्यकता थी तो मास्क तो आपने बनवाए, लेकिन उन लोगों से बनवाए शायद जिन्हें सबसे ज्यादा उस वक्त उन रुपयों की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें डेली कमाना है और डेली खाना है। जैसा कि जिक्र आप कर रही थी कि आप, मैं गाजियाबाद आऊं, मैम मैं आपको बताऊं मैं नोएडा में ही रहती हूँ और जरूर मैं वहां पर आना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं तो आपके किए हुए कामों की सराहना करने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और यही वजह है कि इस तरीके के तमाम मंच में हम आपको प्रदान करते हैं, जिससे कि आप सीधा संवाद यहां पर अपने दर्शकों और अपने क्षेत्र के वासियों से कर सके। लेकिन एक बड़ी समस्या जो अब बनी हुई है वो वैक्सीनेशन को लेकर बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स को भी बंद करना पड़ा है। एक तरफ तो लोग भी वैक्सीन को लेकर उतने जागरूक नहीं है, दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी गाजियाबाद को कहां खड़ा हुआ पाती है इस परिदृश्य में आप?
देखिए रंजना जी, मेरे यहाँ हमारे गाजियाबाद में शहर में कोई वैक्सीन की कमी नहीं, कोई मारामारी नहीं रही। जी। हाँ, थोड़ी सी लोगों की लाइन जरा ज्यादा लंबी हो गई थी, तो उसको ठीक करने के लिए सरकार की गाइडलाइन को पालन करने के लिए हमारे पार्षदों ने इतनी मेहनत करी। उन्होंने सरकारी बिल्डिंग, उन्होंने ऐसे स्कूल जो बहुत दिनों से बंद पड़े थे, अपने वार्ड में कम से कम 10-10 वैक्सीनेशन सेंटर उन्होंने खुलवाए। अभी भी मैं खुद कोविड रही हूँ 27 दिन, लेकिन कल पहली बार उठी हूँ। कल भी मैं 2 वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन तो क्या, सुचारू रूप से उनको चालू करने के लिए गई थी। तो हमने पूरा उसको खुलवाया और उसको ये ध्यान, वहाँ पे पीने की व्यवस्था, पानी की, वहाँ पे बैठाने की व्यवस्था, और सबसे बड़ी व्यवस्था वहाँ पे ऐसे 2 गज की दूरी, इस तरह से हमने हाथ करके उनको बताया कि 2 से 2.5 गज की दूरी रख के यहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो। वैक्सीनेशन भी हमको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। थोड़ी सी जनता भी पैनिक हो जाती है। देखिए, मैं दोष नहीं, मैंने कहा ना, मैं विरोध की राजनीति कभी नहीं करती। मैं हमेशा अपने को गलत मान के कि मेरी गलती हो सकती है, ये लेके चलती हूँ। थोड़ी जनता भी परेशान, अगर ये कह दिया कि आज वैक्सीनेशन का कोटा पूरा हो गया तो आप कल लगवा लीजिए, बट वो लोग नहीं इस चीज को समझ पा रहे। पर धीरे धीरे समझ गए हैं। वैक्सीनेशन भी हमको लॉट में मिल रहा है। हमें सरकार, हमारी राज्य सरकार, हमारी योगी जी की सरकार, मैं तो योगी जी को बहुत 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 उनका आदर करती हूँ। ऐसे करती हूँ कि शायद ऐसे पुत्र इसीलिए पैदा हुए थे कि उनको देश की, चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे माननीय योगी जी हो, कि उनको देश की रक्षा के लिए उनको अपना जीवन देना है। ऐसी मैं उन लोगों को अपना बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी भी है आशा जी, क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से एक्शन मोड में सूबे के मुखिया नजर आ रहे, खुद कोविड पॉजिटिव थे, उस दौरान भी लगातार बैठकों का दौर जारी था अपनी टीम 11 के साथ, और अब भी लगातार अलग अलग जिलेवार तरीके से वो पहुंच रहे हैं और जायजा ले रहे हैं व्यवस्थाओं का। उसी को लेकर अगला सवाल भी मेरा है कि व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके की लूप होल्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो देखने को मिले, खासतौर पर निजी अस्पतालों की तरफ से जो मनमानी का रवैया देखने को मिला, उसमें सुधार को लेकर यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है एक आम व्यक्ति के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इलाज तो उसे चाहिए ना, और अगर सही वक्त पर ही इलाज नहीं मिल पाया तो ऐसे इलाज का क्या फायदा होगा? नहीं रंजना जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जी, रियली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि ऐसी अवस्था में जब लोग त्राही त्राही मची हुई थी, कुछ लोगों ने दवाइयों की कालाबाजारी करी, बिल्कुल, कुछ लोगों ने एमआरपी रेट से ऊपर दवाइयां बेची। सबकी चिन्हित है हम लोगों को, लेकिन ये अपनी जमीर की बातें होती है। किसी ने नो लॉस नो प्रॉफिट पे बेची, किसी ने लॉस में बेची, और किसी ने 25 से 30% प्रॉफिट पे बेची। तो उस टाइम बड़ा कष्ट हम लोगों को हुआ, लेकिन मैंने बताया कि प्रशासन ने नगर निगम पे इतना विश्वास करा, मुझे लगता है शायद गाजियाबाद पहला नगर निगम है, उतना विश्वास करा प्रशासन ने नगर निगम में कि उन्होंने इस चोर बाजारी और काला बाजारी रोकने के लिए भी हमको अटैच करा। हमारे अधिकारी, नगर आयुक्त, हमारे स्वास्थ्य नगर अधिकारी, हम लोग सब लोगों को अटैच करा, और रात के 2-2, 2:30 बजे जाकर हॉस्पिटल में, आईसीयू में हम लोगों ने जब छापा मारा तो वहां पे हमें 4-5 हॉस्पिटल में, जो आप कह रही हैं, बिल्कुल इसी तरह का वातावरण मिला। लेकिन जब से उनको ये लगने लगा कि ये तो मामला दूसरी तरह हो रहा है, ये तो रात को भी छापा मार रहे हैं, धीरे धीरे जितने भी इस तरह के लोग थे, या तो वो सुधर गए या फिर उन्होंने अपना धंधा बंद कर दिया, क्योंकि उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग थी, बिल्कुल सख्त वार्निंग थी। और वार्निंग भी हम तब दे पा रहे थे जब हमें प्रदेश सरकार का संरक्षण प्रताप था, जब हमें भारत अपने मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था, ऐसे किसी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इतनी भयानक परिस्थिति में इतना क्रूर काम किया है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि व्यक्तिगत तौर पर सभी लोगों की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तय की जाएं, ताकि कि इस तरीके की तस्वीरें कम से कम सामने ना आए, वो भी महामारी में, जहाँ पर इंसानियत ही इस तरीके से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कई संस्थाओं को हमने देखा जो बढ़ चढ़ कर आगे आई और सेल्फलेसली उन्होंने काम किया, तो वहीं एक तबका हमने ऐसा भी देखा जो पूरी तरीके से कालाबाजारी में संलिप्त होता हुआ नजर आया। लेकिन आपकी चतुराई से, आपकी एक्टिवनेस से और सबके सहयोग से उन लोगों को जड़ से खत्म करने का, उन पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रंजना जी, मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, जितना शुद्ध आपका चैनल है, मैं क्यों इसमें अतिशोक्ति नहीं कह रही, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ
उनका जमीर भले ही मर गया होगा, लेकिन उनको छेड़ा नहीं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है उन पर नकेल कसी जाए, उसको लेकर रोड मैप भी तैयार हो, ताकि आने वाले समय में कम से कम कानून का खौफ उनके अंदर हो, वर्दी का डर उनके अंदर हो, और इस तरीके के कृत्यों को वो दोबारा कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल अंजाम ना दें। ऐसे में आशा जी, एक सवाल ये भी है कि आने वाले समय के लिए हम कितना तैयार हैं, क्योंकि पिछले साल की जो तस्वीर हमने देखी, कहीं ना कहीं हम निश्चिंत हो गए थे, एक आम नागरिक के तौर पर भी लापरवाही करने लगे थे, और यही वजह है कि दूसरी लहर ने जब एकदम से दस्तक दी तो सब कुछ यहाँ पर धुंधला होता हुआ सा नजर आया, लोग डर और सहम गए थे। लेकिन अब हमारे पास आने वाले समय की जो तस्वीर है, जो धुंधली सी नहीं है, थोड़ा थोड़ा साफ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर संभावनाएं तीसरी लहर को लेकर भी जताई जा रही है, उसको लेकर नगर निगम ने क्या तैयारियां की मैम? आपने बिल्कुल ठीक कहा रंजना जी। वास्तव में पिछली बार हमारी लापरवाही के कारण हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि दूसरा कहर इतनी मुसीबत वाला आएगा, लेकिन आने वाला भगवान ना करे कि वो आए। मैं आशावादी हूँ, हमेशा आशा पर विश्वास करती हूँ। भगवान ना करे कि वो लहर आए, लेकिन हमारे मेडिकल और आईएमए की सबकी, हम अगर आईएमए की सुने तो उसको तैयारी हमें करनी है, और पूरी तरह से हमने तैयारी करी है। जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे परसों प्रभारी मंत्री जी भी, उन्होंने डीएम, एसडीएम, एडीएम, सारे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री जी, भारत सरकार के मंत्री, सबको बैठा के उन्होंने बात करी थी। हर हॉस्पिटल में हमने 50 बेड ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल निर्धारित कर दिए कि वो वहां पर बच्चों की पूरी तरह से, क्योंकि लोगों को दहशत होगी, जैसे आपने गोरखपुर में देख रखा है, तो माताएं सड़कों पर निकल आई हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए आएंगी। वो खुद जबरदस्ती सैनिटाइजेशन कर रही है कि कम से कम, क्योंकि हम तो जो बड़े हो सकता है देखते हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप बच्चों के लिए उफ भी हो जाए तो शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी सहयोग की जरूरत भी है, और इसी समझदारी की और इसी जागरूकता की भी जरूरत है, और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही तो मैं समझती हूँ पॉजिटिव तस्वीर है। आशा जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि आप गाजियाबाद की जनता को क्या यहाँ से मैसेज देना चाहेंगी, या फिर कोई एडवाइस आप देना चाहें कि अपने लिए सुरक्षा कवच कैसे तैयार करें ताकि आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके? जी, मैं अपनी गाजियाबाद की जनता से एक नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि अभी कोरोना गया भी नहीं, अभी दूसरी लहर भी नहीं गई। बिल्कुल माना है कि हमारे पास संख्या बहुत कम है, पेशेंट हमारे सारे ठीक हो रहे हैं, भगवान की दया से कोई कैजुअल्टी भी नहीं हुई, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं। कहते हैं ना, थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो मैं उस चीज को अपनी जनता को बार बार पर कहती हूँ कि आप सरकार की गाइडलाइन तो माने ही, बिल्कुल वही मास्क जरूरी है, बहुत अति जरूरी है तो काम से जाइए, क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय तक हम लॉकडाउन भी नहीं करा सकते। जैसे पहले हमारी इस विषय पे चर्चा हुई, कहीं ना कहीं हम वो भी देखना है, लेकिन जब तक हम अपना मॉरल अधिकार, यानी कहते हैं नैतिक फंडामेंटल, उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि शासन हो, टीवी हो, मीडिया हो, चैनल हो, जनप्रतिनिधि हो, कितना करा लेंगे। एक शहर को या किसी को जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो तब तक वो काम सुचारू रूप से नहीं होगा। बिल्कुल, बार बार यही वजह है कि हम भी इसी को लेकर जिक्र करते हैं कि शासन, प्रशासन, राज्य सरकारें अपने स्तर पर तमाम काम कर रही हैं, लेकिन वो तभी सफल हो सकते हैं जब आप भी उसमें सहयोग करें। और आशा जी, इस वक्त जिन भी दर्शकों ने सुना और आपको देखा होगा, मैं समझती हूँ कि वो आपकी बातों को अमल में जरूर लाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और जैसा कि आशा जी ने भी कहा कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, खासतौर पर गाजियाबाद क्षेत्र में इतनी बड़े स्तर पर कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन हमें अभी लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि ये त्रासदी बहुत बड़ी है और इसे जड़ से खत्म करने में अगर सबसे कारगर कोई हथियार है तो वो है आप सभी की समझदारी, आपका सहयोग। तो चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ई अधिवेशन का सिलसिला इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार जारी है।